नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो दोस्तों, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत हमने कवर कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज पार्लियामेंट्री कमिटीज से। हालांकि अगर आप इस बुक में देखोगे तो अगला चैप्टर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कमिटीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो उनसे रिलेटेड प्लीज क्वेश्चंस पहले कराइए। तो मैं यहाँ पे आप सभी के सामने हाजिर हूँ, पार्लियामेंट्री कमिटीज चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ मैंने आप सभी के लिए कंपाइलेशन वीडियो ऐड कर दिया है जिसमें सारे के सारे 40 क्वेश्चंस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के आपको मिलेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लीजिए। उसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के 50 एमसीक्यूज का कंपाइलेशन भी आपको मेरे चैनल में मिलेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज और आर एड हॉक कमिटी। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे दोस्तों 4 कमिटीज दी गई हैं। कमिटी ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, Committee on Welfare of SCs and STs, Joint Committee on Security in Parliament Complex, Railway Convention Committee। 4 कमिटीज हैं। आपको बताना है कि इनमें से एड हॉक कमिटी कौन सी है। तो देखो, जब भी आप पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ते हो ना, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज चैप्टर में आपको स्टैंडिंग कमिटीज दिखेंगी और एड हॉक कमिटीज दिखेंगी। ठीक है, 2 तरीके की कमिटीज दिखेंगी। स्टैंडिंग कमिटीज यानी कि वो कमिटी जो कि परमानेंट कमिटी होती है। एडहॉक कमिटी यानी कि टेम्पररी कमिटीज। ठीक है, तो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है, ये एक स्टैंडिंग कमिटी है। बाकी तीनों एडहॉक कमिटी है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1, 3 एंड 4। आपको 2 एलिमिनेट करना है। जैसे ही आप 2 एलिमिनेट कर देते हो आपका आंसर आ जाता है, दैट इज बी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। चलिए अब आगे चलते हैं। Who appoints the chairman of the Public Accounts Committee of Indian Parliament? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के चेयरमैन को स्पीकर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, स्पीकर अपॉइंट करते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका द स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट इज ए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार प्रेसिडेंट करता होगा, नहीं यार प्राइम मिनिस्टर करता होगा, नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। चलिए, आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। देखो, ये कमिटीज इतनी कंफ्यूजिंग इसलिए होती हैं बिकॉज किसी में 10 मेंबर्स हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 22 हैं, किसी में 25 हैं। तो इसलिए इन्हें याद रखना मुश्किल होता है। और अब किसी कमिटी में लोकसभा के 15 हैं, किसी में राज्यसभा के 15 हैं, किसी में लोकसभा के 12 हैं। इस तरीके से, मतलब 12 तो हालांकि किसी में नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप सभी को। तो इस तरीके से इनकी जो संख्या है वो ज्यादा कम होते रहती है, एंड दैट इज द रीजन कंफ्यूजन होती है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज यूजुअली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। यहां पे ये बोला जा रहा है कि भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो यूजुअली ज्यादातर रूलिंग पार्टी से होता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है ज्यादातर यूजुअली जो है वो ऑपोजिशन से होता है। ठीक है, 1967 तक ऐसा होता था कि रूलिंग पार्टी के चेयरमैन होते थे, लेकिन 1967 के बाद से अगर आप देखोगे तो पीएसी का चेयरमैन जो है वो ऑपोजिशन पार्टी का ही होता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमिटी इज 2 years। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? 1 साल दोस्तों, 1 साल होता है, 2 साल नहीं होता। CAG acts as a guide, friend and philosopher of the committee। बिल्कुल करेक्ट। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर की तरह एक्ट करता है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट आपको बताना है। तो 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए आपके सामने यहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। Committee on Empowerment of Women consists of 30 members nominated by the Speaker of Lok Sabha.
सो दोस्तों, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में 30 मेंबर्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है आपको, जो आप मिस कर सकते हैं। क्या? कि भैया जो 30 मेंबर्स हैं उनमें से 20 लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा के हैं। समझ में आ रही है बात? तो दोस्तों, जो 10 मेंबर्स राज्यसभा के हैं उन्हें लोकसभा का स्पीकर कैसे नॉमिनेट करेगा? उन्हें तो राज्यसभा वाले नॉमिनेट करेंगे ना। सोचने की बात है ये। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो गया, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा स्पीकर द्वारा नॉमिनेट होते हैं, जो कि गलत है। कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज कंसीडर्स द रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, बिल्कुल करेक्ट। जो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज है उसका मेन फंक्शन ही ये है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें कंसीडर करना और उन सारी चीजों को एग्जामिन करना। कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953, बिल्कुल करेक्ट। 1953 में कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। सो करेक्ट आंसर इज 2 and 3, दैट इज बी। पहला स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों, इन एमसीक्यूज का फायदा आप तभी उठा पाओगे जब इन एमसीक्यूज को पहली चीज तो आप ऑनेस्टली सॉल्व करोगे, मेरे एक्सप्लेनेशन दिए बिना वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे और उसके बाद आप चेक करोगे कि आपने सही किया या गलत। और दूसरी चीज, आपको फायदा तब मिलेगा जब आप इन कमिटीज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, जो थर्ड स्टेटमेंट है, क्लास के बाद आप इस कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस के बारे में पढ़िए जाके कि इसके बारे में ये करती क्या है, इस कमिटी का फंक्शन क्या है, इसमें मेंबर्स कितने हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़िए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गाइस बी। चलिए, 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। लाइब्रेरी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट असिस्ट द मेंबर्स इन यूटिलाइजिंग द लाइब्रेरी सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी कमिटी है, लाइब्रेरी कमिटी का मेन फंक्शन ही ये है कि भाई जो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं वो यूटिलाइज कर सके, उसमें हेल्प करना, असिस्ट करना। अगर उन्हें किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो लाइब्रेरी कमिटी बेसिकली उन सारी चीज़ों को देखती है। ठीक बात है, बहुत सही है। इट कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स, बिल्कुल सही। यहां आपको लग सकता है कि ये गलत है, लेकिन ये सही है, ठीक है। 9 मेंबर्स, 6 होते हैं दोस्तों लोकसभा से प्लस 3 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। इट इज वन ऑफ द हाउस कीपिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है। अगर पार्लियामेंट की आप हाउस कीपिंग कमिटीज देखोगे तो उसमें जनरल पर्पस कमिटी आती है, एक हाउस कमिटी आती है, एक आती है जॉइंट कमिटी ऑन सैलरी एंड अलावेंस, और एक आती है आपकी लाइब्रेरी कमिटी। सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। चलिए, आपके सामने गाइज यहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कंसिस्ट ऑफ 15 लोकसभा एंड 15 राज्यसभा मेंबर्स। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, दोस्तों बहुत कम लोगों को यह चीज पता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 15-15 मेंबर्स होते हैं इस कमिटी में, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत कम लोगों को यह चीज पता होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ लोकसभा मेंबर्स ओनली। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जनरल फैक्ट्स नहीं है। कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, एक कमिटी है जिसका नाम है ये कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, यानी कि ये कमिटी राज्यसभा में है ही नहीं। देयर इज नो सच कमिटी इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में ये सेम फंक्शन जो है हाउस डील करती है, यानी कि राज्यसभा डील करती है। रूल्स कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोर राज्यसभा मेंबर्स देन लोकसभा। अगर आप बात करते हो रूल्स कमिटी की, तो रूल्स कमिटी में राज्यसभा में 16 मेंबर होते हैं, लोकसभा में 15। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको 3 चीजें पता चली। क्या क्या पता चली? सबसे पहले तो आपको यह पता चला कि भाई एक ऐसी भी कमिटी है जिसमें राज्यसभा के मेंबर ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादातर कमिटीज में लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, राज्यसभा के कम होते हैं। लेकिन एक ऐसी कमिटी आपको पता चली जिसका नाम है रूल्स कमिटी। दूसरी चीज आपको पता चली कि कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स सिर्फ लोकसभा में है। और तीसरी चीज आपको ऐसी कमिटी पता चली जिसमें दोनों हाउस के बराबर मेंबर्स हैं, जिसका नाम है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रिजोल्यूशंस।
ठीक है। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रिजोल्यूशंस, आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी इन केस ऑफ लोकसभा इज 15 एंड राज्यसभा इज 10। देखो, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रिजोल्यूशन, ये जो कमिटी है ना, ये भी राज्यसभा में नहीं है, ये भी सिर्फ लोकसभा में है। तो पहला स्टेटमेंट आपको फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए दिया गया है कि आप इसको सही कर दो। ये गलत स्टेटमेंट है, ये राज्यसभा में है ही नहीं, तो फिर 10 मेंबर का तो सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है। डिप्टी स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इन लोकसभा, बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो स्पीकर होता है, लेकिन इस कमिटी का चेयरमैन डिप्टी स्पीकर है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे सही है, पहला तो गलत है, सेकंड करेक्ट है। इट एलोकेट्स टाइम फॉर द डिस्कशन ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स, थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पे करेक्ट है। ओके, प्राइवेट मेंबर्स जो भी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उनके डिस्कशन के लिए टाइम एलोकेट करता है ये, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका बी, दैट इज 2 and 3। ठीक है। सो जो पहला स्टेटमेंट था कि भाई कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन राज्यसभा में है ही नहीं, तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि फिर राज्यसभा में ये काम कौन करता होगा। तो राज्यसभा में ये काम करती है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 अबाउट द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। ईच स्टैंडिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, बिल्कुल सही है। ओके, हर एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी में राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। कितने होते हैं लोकसभा से, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी में लोकसभा से कितने मेंबर्स होते हैं? अ मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, बिल्कुल सही। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी में कोई भी मिनिस्टर नॉमिनेट नहीं हो सकता। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच स्टैंडिंग कमिटी इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। ठीक है, जब भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी को बनाया जाता है उस डेट से 1 साल का टर्म होता है उस ऑफिस का। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर इज डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। तो चलो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा मैंने यहां पे आंसर दे ही दिया है, तो आपको कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। 10 राज्यसभा से होते हैं दोस्तों, 21 होते हैं लोकसभा से। सो हर एक कमिटी में 31 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल आज की डेट में 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं। पहले 17 थी, 2004 से 7 और आ गई और 24 इसमें कर दिया गया। चलिए, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज। Public Accounts Committee was first set up in 1936 under the provisions of the Government of India Act 1935। ये यूपीएससी लेवल एमसीक्यूज हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पहली बार 1936 में सेटअप हुई थी, यहां पे बोला जा रहा है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पहली बार कब सेटअप हुई थी? 1921 में, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1935 नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। द फर्स्ट एस्टिमेट्स कमिटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा was constituted in 1952-53, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो पहली एस्टिमेट कमिटी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1950 में, 52-53 में नहीं, 1950 में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है। The Committee on Public Undertakings was created in 1964 on the recommendation of John Mathai, the then finance minister। ये स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है। ठीक है, because Committee on Public Undertakings it was created on the recommendation of कृष्णा मेनन। ठीक है, कृष्णा मेनन कमिटी के रिकमेंडेशन में इसको बेसिकली क्रिएट किया गया था। जॉन मथाई के रिकमेंडेशन से एस्टिमेट्स कमिटी बनी थी। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, इनकरेक्ट आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी फ्रॉम द लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स फ्रॉम द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आंसर होगा दोस्तों इसका डी, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पे क्या है? गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हो या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो, दोनों में जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते।
नॉमिनेटेड नहीं होते, इलेक्टेड होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ओके, द मेंबर्स ऑफ बोथ द कमिटीज आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ proportional representation by means of the single transferable vote। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? 10 क्वेश्चन हमने किए हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज से। क्या आप और 10 क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में ऐड करूं पार्लियामेंट्री कमिटीज के ही? क्या आप चाहते हैं? इफ यस, प्लीज कमेंट्स में यस टाइप कीजिएगा इस, प्लीज। ओके, सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस YouTube चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।